मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रदेश में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोगों ने पढ़ा था 16 महाजनपदों का उदय, जिसमें हमने आपसे बताया था कि उसमें सबसे आपस में संघर्ष हुआ और आपस में संघर्ष के बाद सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध बन करके उभरा। हम लोग पढ़ेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष आज। आप इससे पहले बता दें कि महाभारत और पुराणों में भी मगध राज्य का वर्णन मिलता है। उसमें बताया गया है कि मगध राज्य जहाँ पर बृहद्रथ नामक वंश था, उसका राजा जरासंध हुआ करता था। इसने श्री कृष्ण पर 17 बार आक्रमण किया था और 17 के 17 बार श्री कृष्ण से पराजित हुआ था और अंततः इसको भीम ने इसे मल्ल युद्ध में परास्त किया था, जबकि इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। तो हम लोग मगध के उत्कर्ष के विषय में प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से राजवंश हुए और यहाँ पर जो राजवंश हुआ उसके शक्तिशाली होने का कारण क्या क्या था। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो राजवंश हुआ था उसके शक्तिशाली होने का कारण क्या था, अर्थात मगध राज्य के शक्तिशाली होने का कारण क्या था। दोस्तों, इसके शक्तिशाली होने का महत्वपूर्ण कारण था दोस्तों, यह मगध राज्य उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में विंध्य पर्वत और पश्चिम में नागा पर्वत से घिरा हुआ था। इसलिए यहाँ पर कोई आक्रमण करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि यह पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और रही बात, यहाँ पर जो राजा जन्मे, अत्यधिक महत्वाकांक्षी राजाओं की प्राप्ति हुई। वो अत्यधिक महत्वाकांक्षी थे और दिमाग से तीव्र और शक्तिशाली हुआ करते थे। मगध राज्य के मध्य दोस्तों गंगा और सोन नदी बहा करती थी। इसके लिए यहाँ पर कृषि अधिशेष मतलब उत्पादन बहुत अच्छा होने लगा और अधिशेष बढ़ने लगा, जिससे ये लोग व्यापार भी अच्छी तरीके से करने लगे। और मगध राज्य में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर खनिज संसाधनों की प्रचुरता थी, जिसमें लोहा प्रमुख था। मगध शासकों ने अपनी कूटनीति और वैवाहिक संबंध से अपने राज्य को मजबूत बनाया था दोस्तों। तो ये हो गया मगध राज्य के शक्तिशाली होने का कारण। अब हम लोग देखेंगे कि मगध राज्य में कौन कौन से राज्य आए। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि मगध राज्य के उत्कर्ष में पहला वंश था हर्यक वंश, जिसका टाइम पीरियड था 544 बीसी से 413 बीसी। इसमें 4 शासक हुए थे दोस्तों, 4 महत्वपूर्ण शासक हुए थे, जिसका नाम था पहला बिंबसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन और चौथा नागदशक। ये 4 महत्वपूर्ण शासक हुए थे। हम लोग सबसे पहले बिंबसार के विषय में पढ़ेंगे और देखेंगे। तो ये पहला शासक बिंबिसार था दोस्तों, जिसने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक इस राज्य पर शासन किया। इसे हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता था। इसकी राजधानी राजगृह, इसने अपनी मगध की राजधानी राजगृह बनाई। राजगृह का मतलब होता है राजाओं का घर। और तीसरी बात है, ये बिंबसार भगवान बुद्ध के समकालीन था। उस समय भगवान बुद्ध भी थे। उसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया। बिंबिसार जो था वह वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया था, जिसमें सर्वप्रथम इसकी पहली पत्नी थी कौशल राज की पुत्री व प्रसेनजीत की बहन महारानी कौशला देवी।
जिससे दहेज में उसे काशी प्रांत प्राप्त हुआ था। और इसकी दूसरी पत्नी, बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली राजकुमारी महारानी चेल्लना थी, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ। और इसके उपरांत वैशाली से, जो वैशाली राज्य है, इससे इसके मैत्रीपूर्ण संबंध बन गए। तीसरी पत्नी इसकी थी मद्र राजकुमारी क्षेमा, जो कि पंजाब प्रांत में है। मद्र वर्तमान पंजाब में, यहाँ से भी इसका मैत्रीपूर्ण संबंध बन गया। और ये अगली पत्नी थी विदेह राजकुमारी विदेहवासिनी, और विदेह से भी इसका मैत्रीपूर्ण संबंध बन गया था, जिससे कि वो लोग इसके ऊपर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। इससे मगध मजबूत होता चला गया। आगे देखिए कि बिंबिसार जो था, इसने अंग प्रदेश को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा, वहाँ का उपराजा घोषित कर दिया। विनय पिटक के अनुसार, महत्वपूर्ण है दोस्तों, विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया और जैन धर्म एवं ब्राह्मण धर्म को भी संरक्षण दिया। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। बिंबिसार जो है एक आम्रपाली नाम की वैशाली की नर्तकी हुआ करती थी। उसकी सुंदरता पर वह मनमुग्ध हो गया और उसने लिच्छवी से जीतकर उससे विवाह करके, आम्रपाली से विवाह करके राजगृह लाया। और आम्रपाली और बिंबिसार के संयोग से उसको एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था जीवक, जिसे बिंबिसार ने शिक्षा और दीक्षा के लिए तक्षशिला भेज दिया था। अजातशत्रु जो उसका पुत्र था, उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया। ये हुआ बिंबिसार वाला चैप्टर। अब इसके बाद हम लोग अजातशत्रु को पढ़ेंगे। दोस्तों, अब हम लोग हर्यक वंश के नए शासक के विषय में जानेंगे। अगला शासक है अजातशत्रु। अजातशत्रु का टाइम पीरियड है 492 BC से 460 BC। पूरा यह 32 वर्ष शासन करता है दोस्तों। इसके बचपन का नाम है कुड़िक। था। इसका विवाह प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा से कर दिया था। आते हैं अजातशत्रु ने किन किन राज्यों से संघर्ष किया और उन्हें जीता, देखते हैं। लगातार 16 वर्षों के संघर्ष के बाद वज्जी संघ को इसने पराजित कर दिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। मल्ल संघ को भी इसने जीता और अवंती को जीता और इसकी सबसे बड़ी जीत अवंती मानी गई। अजातशत्रु बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का अनुयायी था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध ने जब महापरिनिर्वाण लिया तो उसके बाद उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूपों का निर्माण करवाया और 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु ने करवाया था। इसी बौद्ध संगीति में जो बुद्ध पिटक था, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला सुत पिटक और दूसरा विनय पिटक। अब इसके आगे अजातशत्रु जो था दोस्तों, इसी के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में भगवान बुद्ध 483 ईस्वी में महापरिनिर्वाण
को प्राप्त हुए थे और महावीर स्वामी जो 468 ईसा पूर्व में कैवल्य को प्राप्त हुए थे। अब देखते हैं कि इसने सर्वप्रथम युद्ध में रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक 2 अस्त्रों का प्रयोग किया था। अजातशत्रु की मौत की बात करते हैं दोस्तों, तो अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदायन ने 460 ईसा पूर्व में कर दिया और स्वयं गद्दी पर आसीन हो गया। अब हम लोग अगले शासक उदायन के विषय में पढ़ेंगे। यहाँ अगला शासक उदायन हुआ करता था, जो 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक था। बौद्ध ग्रंथों में इसे पितृहंता भी कहा गया। बौद्ध ग्रंथों में दोस्तों इसे पितृहंता कहा जाता था। इसकी माता का नाम पद्मावती था। उसने गंगा और सोन नदी घाटी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया और अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। इसकी मृत्यु के बाद इसके उत्तराधिकारी के रूप में बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है कि उदायन के 3 उत्तराधिकारी थे, अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक। इन तीनों ने 444 ईसा पूर्व से लेकर 413 ईसा पूर्व तक इस हर्यक वंश में राज्य किया था। बताते हैं कि शिशुनाग नाम का एक योग्य मंत्री हुआ करता था इनके शासनकाल में। मंत्री का मतलब होता है दोस्तों अमात्य। शिशुनाग नाम का एक योग्य मंत्री हुआ करता था, जिसने नागदशक को मारकर हर्यक वंश की सत्ता को समाप्त कर दिया और शिशुनाग वंश की स्थापना की। अब दोस्तों हर्यक वंश समाप्त हो जाता है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में शिशुनाग वंश को पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग शिशुनाग वंश के विषय में जानते हैं और इसके सबसे पहले शासक शिशुनाग को देखते हैं। शिशुनाग वंश दोस्तों, जिसका टाइम पीरियड है 413 बीसी से 345 बीसी। इसका जो संस्थापक हुआ करता था उसका नाम था शिशुनाग। महावंश के अनुसार शिशुनाग का जन्म लिच्छवी शासक और उसकी गणिका अर्थात वैश्या पत्नी से उत्पन्न हुआ था। जो शिशुनाग था दोस्तों, वह महावंश के अनुसार इसका जन्म लिच्छवी शासक और उसकी गणिका पत्नी अर्थात वैश्या पत्नी से उत्पन्न हुआ था। ब्राह्मण ग्रंथों में इसे क्षत्रिय माना जाता है। इसने वैशाली एवं पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद इसका अगला शासक है कालाशोक। दोस्तों, इसका अगला शासक था कालाशोक। यह बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था इस वंश का, जिसका टाइम पीरियड था 395 बीसी से 367 बीसी अर्थात ईसा पूर्व। इसी के संरक्षण में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था दोस्तों। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल के समय हुआ था। वैशाली में किसी अज्ञात व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दी। अब आती है इसके उत्तराधिकारी की बात दोस्तों। उत्तराधिकारी जो थे इसके 22 वर्ष, इसके उत्तराधिकारियों ने 22 वर्षों तक शासन किया। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन अर्थात महानंदिन था, जिसकी हत्या महापद्मनंद ने कर दिया और फिर एक नए वंश की स्थापना की, जिसे नंद वंश के नाम से जाना गया। अब दोस्तों हम लोग नंद वंश के विषय में आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग अगले वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है नंद वंश। नंद वंश
जिसका टाइम पीरियड है 345 बीसी से 331 बीसी। जिसका महत्वपूर्ण शासक एक है, इसका एक महत्वपूर्ण शासक जो प्रथम शासक था जिसका नाम था महापद्मनंद। यह महानंदिन जो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम महानंदिन था, यह महानंदिन और एक शूद्र स्त्री से उत्पन्न हुआ था। इसका वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। जैन ग्रंथों में उसे नाई और गणिका का पुत्र बताया गया है। महाबोधि ग्रंथ में उग्रसेन नाम से जाना जाता है। इसके उपाधि की बात करते हैं दोस्तों, इसे सर्वछत्रांतक कहा जाया, जिसे छत्रीनाशी कहा जाता था। और दूसरी इसकी उपाधि थी भार्गव, जिसे दूसरा परशुराम के नाम से जाना जाता था। और तीसरी उपाधि से एक छत्र की उपाधि दी गई थी। महापद्मनंद ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसके पास लगभग 2 लाख सैनिक थे। खारवेल के हाथी गुफा अभियान से उनके कलिंग विजय की जानकारी मिलती है, इसलिए इन्हें भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता माना गया है। महापद्मनंद के बाद 8 शासक हुए इसके, लेकिन सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण शासक था घनानंद। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में घनानंद के विषय में जानेंगे दोस्तों नंदवंश का अंतिम और महत्वपूर्ण शासक घनानंद हुआ, जो सिकंदर के समकालीन था। भद्रसाल उसका सेनापति था। यूनानी विद्वानों ने उसे अग्रमिज एवं जैंड्रमिज कहा है। घनानंद का एक अमात्य हुआ करता था जिसे चाणक्य या कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, और इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। भारत पर सिकंदर के आक्रमण के मुद्दे पर घनानंद और चाणक्य के बीच मतभेद उत्पन्न हुआ। अतः घनानंद ने चाणक्य को दरबार से अपमानित करके बाहर निकाल दिया। इसी चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। घनानंद को चंद्रगुप्त ने हराया चाणक्य की मदद से, और फिर मौर्य वंश की स्थापना कर दी। अब हम लोग अगले दिन मौर्य वंश को डिटेल्स में जानेंगे। और आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों अब हम लोग अगले वीडियो में मौर्य वंश के विषय में विस्तृत रूप से जानेंगे। धन्यवाद।